नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारी हिंदी व्याकरण है, क्योंकि हिंदी जो आपकी लिटरेचर है, जो आपकी हिंदी का गद्य खंड है, उसमें हमने यहाँ पर गद्य और काव्य खंड में से हमने 5 चैप्टर आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के कर लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपने सभी उन 5 चैप्टर्स को अपनी कॉपी में भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के साथ साथ आप घर पर अपनी लिटरेचर बुक से जो रिलेटेड आपके चैप्टर्स हैं जो हमने करा दिए हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सभी कविताओं का भावार्थ आप नोट डाउन करेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप करेंगे। अगर इन 5 चैप्टर्स में से कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी पाठ का भावार्थ समझ में नहीं आता है, तो उसको आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या डायरेक्टली पूछ सकते हैं या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डाउट अपने मन में नहीं रखेंगी। पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का जो आपका टॉपिक है वाक्य विचार। देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आप सभी को व्याकरण क्या है ये पता होना चाहिए, वर्ण क्या है ये पता होना चाहिए, शब्द क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद वाक्य क्या है ये पता होना चाहिए। लेकिन आपका जो बाकी चीजें हैं आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस केवल आपके वाक्य से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपके हिंदी व्याकरण में उनको हम अभी फिलहाल सॉल्व करेंगे और उनको हम समझेंगे, वाक्य पर विचार करेंगे कि वाक्य के कितने टाइप्स होते हैं और कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य विचार जो आपका टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे और वाक्य विचार पढ़ने से पहले हम व्याकरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। व्याकरण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो वाक्य विचार के लिए वर्ण क्लियर होने चाहिए, वर्ण के साथ साथ शब्द आपको क्लियर होना चाहिए और शब्दों से ही वाक्य हमारे बनते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर छोटी सी परिभाषा व्याकरण की हम लेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण में हम क्या क्या सीखते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णों के बारे में सीखते हैं कि जहां पर दो या दो से अधिक जो वर्ण क्या होता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जहां पर आप सार्थक रूप से वर्णों को मिलाते हैं उसको हम शब्द कहते हैं। और शब्द, आपके शब्द पर जब आप विचार करते हैं, देखिए वर्ण जो होता है उसमें आप व्याकरण के इस अंग में आप वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उच्चारण कि किस तरह से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं वर्ण, वो आप पढ़ते हैं। शब्द विचार के अंदर आप शब्दों के, देखिए यहाँ पर आप वर्णों की बनावट, ठीक है, वर्णों की बनावट किस प्रकार से है, वर्णों के कितने भेद हैं और साथ ही उनका आकार कैसा है और उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, ये आप यहाँ पर पढ़ते हैं। और शब्द विचार में आप शब्द की बनावट, शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं, आदि को पढ़ते हैं।
तो उसके बाद आता है हमारा वाक्य विचार। शब्द विचार के बाद आता है हमारा वाक्य विचार, यानी कि वाक्यों को समझना। तो इस अंग में हम वाक्य, तो इसमें हम वाक्य की रचना कि कैसे हम एक वाक्य की रचना करते हैं, विश्लेषण, या भेद, और सबसे मेन पॉइंट इसमें आता है विराम चिन्ह। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या आता है, विराम चिन्ह। तो इन सारी चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इन सारी चीजों पर हम यहाँ पर विचार करते हैं। तो देखिए हमने वाक्य पढ़ने के लिए, हमें वाक्य पर विचार करने के लिए, वाक्य पढ़ने के लिए हमें वर्ण क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद हमें शब्द क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें वाक्य क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्ण के बारे में हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप देखते होंगे जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, जहाँ पर वर्णों को व्यवस्थित करके रखा जाता है, वर्णमाला अर्थात जहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णमाला क्या कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णमाला यानी कि जब हम वर्णों को व्यवस्थित करके लिखते हैं उसको वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं। जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें टोटल 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं। क्या है, 11 आपके स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं। अब ये स्वर और व्यंजन ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। अभी आप क्लास 10th के बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम वाक्य निर्माण, वाक्य के विषय में पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्ण और शब्द क्लियर होने चाहिए। इसीलिए हम वर्णों को एक बार समझेंगे, यानी कि वर्ण विचार के बारे में। तो वर्णों में 2 यहाँ पर पार्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब हम वर्णों को व्यवस्थित करके लिखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण आप बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, अब इनके उच्चारण में आपको किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आ, कोई और स्वर नहीं आ रहा है, कोई और वर्ण यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। आता है उसके बाद आपका व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, देखिए स्वरों की मात्राओं के बारे में भी आपको पता है कि जो जब स्वरों का प्रयोग कई बार व्यंजन के साथ किया जाता है। स्वरों की मात्राएं देखिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं इसीलिए आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। देखिए स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, देखिए पहले यहाँ पर हम व्यंजन क्लियर करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि स्वरों की मात्राएं, तो व्यंजन, अब ये व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के साथ किया जाता है हम कह रहे हैं।
तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन में क्या होता है, आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप क का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको अ का स्वर भी साथ में आएगा। अगर आप ख का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका अ का स्वर भी आपके साथ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिनके उच्चारण में जिनको उच्चारित करते वक्त हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब हमने कहा स्वरों की मात्राएं, तो देखिए स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं कि जब स्वरों का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पर अ का प्रयोग किया तो ये तो अगर हम क का उच्चारण करेंगे तो इस तरह से, लेकिन अगर हम का उच्चारण करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे। का उच्चारण हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, यानी कि इस तरह से स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मात्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर का स्वर है तो आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आ का, है ना। इस आ का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल और केवल उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अगर की का स्वर है तो यहाँ पर ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो के में आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको यहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर कहें ओ तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपका मात्रा का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यानी कि स्वरों का प्रयोग हम स्वतंत्र, जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो स्वतंत्र रूप से ना करके उनकी मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं आप सभी को पता है, ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये आपके ऊ की मात्रा, ये आपके ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ, औ, अंग, अह। तो केवल आपके औ तक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो औ तक यहाँ पर आते हैं, तो इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से ना करके यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। तो ये है व्यंजन, भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। व्यंजन हमने कहा जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, वो आपके व्यंजन है। तो इस तरह से वर्ण आपको क्लियर हो गए। वर्ण जिसमें दो भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। तो देखिए शब्द विचार में हमने क्या कहा था कि जो भी हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों का सार्थक क्रम वर्णमाला कहलाता है, और वर्णों का सार्थक मेल, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल। अब हम शब्द की बात करते हैं, तो शब्द क्या होता है, ये आपका होता है ध्वनियों का सार्थक मेल। ठीक है, यानी कि ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ होता है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ध्वनियों का सार्थक मेल, ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक है, सार्थक यानी कि जिसका आपका निश्चित अर्थ होगा, जब आप उसको मिलाएंगे, जब आप ध्वनियों का मेल करेंगे तो उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होगा। देखिए नोट डाउन करते रहिए बच्चा, साथ के साथ नोट डाउन करिए, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो पूछ लीजिए। तो ये है आपका शब्द कि ध्वनियों का सार्थक मेल
शब्द कहलाता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसका निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो ये है आपका शब्द। अब शब्द हमने यहाँ पर समझ लिए, लेकिन शब्दों का भी वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जिस तरह से हमने वर्णों को डिवाइड किया, उस तरह से शब्दों को भी डिवाइड किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रचना के आधार पर, साथ ही अर्थ के आधार पर, और प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर। तो ये है आपके 4 भाग जिनमें वर्गीकृत किया जाता है शब्दों को। ठीक है, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर। वैसे तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, शब्द विचार। यानी कि जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे वाक्यों को समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको ये भी समझना है, तो आप इसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। इसको एक अलग से टॉपिक के रूप में आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, शब्द विचार। क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर भी आगे शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है कि किस तरह से शब्दों की उत्पत्ति होती है। जैसे 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, शंकर। इन 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आगे। और इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भागों में? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसी तरह से आगे अर्थ के आधार पर भी 6 भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर भी 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शब्द विचार के लिए जो यहाँ पर बात कह रही हूँ कि तत्सम शब्द या तत्भव शब्द, तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 8th तक या क्लास 5th तक तो लगभग क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाते हैं, लगभग आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है प्रयोग के आधार पर, या हमने यहाँ पर बताया है विकार के आधार पर। तो 2 टाइप के होते हैं, विकारी या अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी या अविकारी शब्द। तो इसके लिए अलग से आपको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी बहुत जानकारी है इसके बारे में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, और साथ ही विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसको आप एक बार घर पर पढ़ेंगे। अगर नोटबुक में है कहीं पर, पाठ्य पुस्तिका में है कहीं पर, या अगर पहले पढ़ा है तो उसको आप कोशिश करेंगे लिखने की, चाहे रफ नोटबुक में लिखें, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे।
तो यहाँ पर शब्द हमारे लगभग क्लियर हो गए। अब हमने यहाँ पर कहा कि अर्थ के आधार पर, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बता देती हूँ, उत्पत्ति के आधार पर में यहाँ पर आपके 4 भागों में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको 5 भागों में तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी और संकर, ठीक है। रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर 6 भागों में बांटा है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एवं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी। तो पहले अगर पढ़ा है तो घर पर जरूर कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की, लिखने की। अब हमारी यहाँ पर बारी आती है वाक्य की। तो यहाँ पर लगभग जो दोनों चीजें हैं, वर्ण और शब्द, क्योंकि व्याकरण जो है वो 3 पार्ट्स से बना है। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। क्योंकि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप भाषा को पढ़ना, लिखना और जिसके द्वारा आप भाषा को पढ़ना, लिखना और उसका शुद्ध रूप में प्रयोग करना, किस तरह से भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है वो आप सीखते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको वर्ण आने चाहिए, शब्द आने चाहिए और वाक्य आने चाहिए। अब हम वाक्य विचार पर यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य विचार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। वाक्य विचार, तो जिस तरह से वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, वर्णों का उच्चारण, इस पर विचार किया जाता है, वाक्य विचार में वाक्यों पर की बनावट जो है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर शुरुआत में ही आप लोग को क्लियर किया था, आदि पर यहाँ पर विचार किया जाता है। जो भी चीजें हैं वाक्य से जुड़ी हुई उन पर विचार किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखूंगी, कुछ वाक्य मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगी और उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर करेंगे और आगे हम परिभाषा उससे बनाएंगे। तो देखिए कुछ वाक्य हैं, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं कि सीता अच्छी लड़की है।
तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक है, अब यहां पर हमने 4 वाक्य लिखे हैं, वाक्य विचार हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स से पहले हम इसको समझेंगे कि ये वाक्य विचार होता क्या है। पहला हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है, अमित विद्यालय जाता है। ठीक है, अमित विद्यालय जाता है। ख, शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। अगला, सभी जानते हैं कि सीता अच्छी लड़की है। अगला, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ जो उदाहरण दिए हैं हमने, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जो शब्द या पद, कुछ शब्द, कई शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, और या जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब शब्द वाक्य में आकर व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि किसी भी वाक्य में प्रयोग करने से एक शब्द जो है वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, वो अपनी जगह पर ही सूटेबल होता है। यानी कि वो, अगर मैं कहूंगी तुम करते परिश्रम तो सफल अवश्य होते, तो थोड़ा सा अटपटा आपको वाक्य लगता। तो जब शब्दों को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा शब्द समूह हमने निर्माण किया है, ऐसे शब्द समूह का निर्माण किया है कि जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है, यानी कि वो अपने अर्थ को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है, पूरी तरह से अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे अमित विद्यालय जाता है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डायरेक्टली हम कह रहे हैं अमित विद्यालय जाता है। ठीक है, क्लियर है वाक्य, हमें पता है अमित विद्यालय जाता है। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया, या शशांक पढ़ रहा था तभी मोहित अंदर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से बोलूं या अगर मैंने जिस तरह से लिखा है, तो आप देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको समझने में। बिल्कुल हमने ऐसे शब्द समूह का निर्माण किया है जो पूरी तरह अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम है, पूरी तरह से अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब ऐसे शब्द समूह को ही, यानी कि ऐसा शब्द समूह जो अपना पूरा वाक्य, पूरा अर्थ प्रकट कर रहा हो, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आपको क्लियर है बिल्कुल वाक्य, यानी कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, यही शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट डाउन कीजिए, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर अपने व्याकरण की और साथ ही वर्ण और शब्द, इनकी हमने यहाँ पर पहचान की है, और इनको हम पहले से भी जानते हैं, पहले से भी समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन ये टॉपिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वर्ण फिर से पढ़ने हैं, नहीं समझ में कोई चीज़ आई है इसमें, या शब्दों पर फिर से विचार करना है, शब्दों के बारे में पढ़ना है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आप अपने डाउट्स हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वर्ण और शब्द क्लियर नहीं करेंगे, आप वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से ही आपके पैराग्राफ्स बनते हैं। यानी कि आप हिंदी को लिखना, पढ़ना और समझना आप यहाँ पर सीखते हैं व्याकरण से ही। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार और साथ ही वाक्य विचार।
तो इन दोनों को आप घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, जो कुछ भी आज पढ़ा है। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जो नेक्स्ट सेशन होगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा उसमें, और साथ ही अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।